6 रिवाइज डायरेक्शन ICAI और रिटर्न स्टेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोड ऑफ ICAI। पहली बात शेड्यूल 6 रिवाइज, जो मैं सुबह सुबह कह रहा था, हाई होने के बाद मैंने एक कविता लिखी। ये शेड्यूल 6 नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, प्रकटीकरण का दरिया है और एनेक्सर लगाते जाना है। न पुराना गलत था न नया सही है, बस कल उसका जमाना था, अब इसका जमाना था। और सबसे आखिरी बहुत जिससे मेरे को बड़ा दुख हुआ वो लाइन मैंने आपको लिखी है। बैलेंस शीट रुकी हुई, P&L है थमा हुआ, काम बहुत बढ़ गया है पर उतना ही कमाना है। और मैं नाराज सिर्फ इसीलिए हूं कि फीस नहीं बढ़ रही। शेड्यूल 6 बढ़ गया, शेड्यूल 6 से काम बढ़ गया। क्लाइंट बोलता है तो आपका है ना, बोले आपका क्या है, बैलेंस शीट तेरी, काम तेरा, वो फीस भी देगा। बोले फीस क्यों दो, ये तो तुम्हारा कंपनी है, तुम्हारी बैलेंस शीट, हमारा तो सिर्फ बिजनेस करो, उसी फीस में काम। रिवाइज शेड्यूल 6 सर कब से एप्लीकेबल होगा नहीं, हो गया। The first balance sheet financial statement will be out on 31/3/2012, जो डेट निकल गई मई में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है रिवाइज शेड्यूल 6 के हिसाब से। ये मत सोच लेना कि 1/4/2012 से एप्लीकेबल हुआ है तो 2013 में पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। नो, द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल कम आउट ऑन 31/3/2012। कौन कौन सी कंपनी में अप्लाई हुआ? सारी, सब, all the financial statement of companies will be in accordance with this। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्टिकल फॉर्मेट इज ओनली एप्लीकेबल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हैव बीन स्क्रैप्ड आउट। सर पहले ये तो बताओ शेड्यूल 6 है क्या? शेड्यूल 6 क्या है? All books has to be revised in accordance with this revised Schedule 6. Your consolidated financial statement are required to revise with Schedule 6. Your amalgamation balance sheets are required to be revised according to revised Schedule 6. और जब 11th की CBSE की बुक में revised Schedule 6 आ जाए और 11th की बुक से अगर बैलेंस शीट रिवाइज शेड्यूल 6 से बनना शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमें भी CA फाइनल में अब जो बैलेंस शीट्स बनानी है वो रिवाइज शेड्यूल 6 से ही बनानी पड़ेगी। अभी एक आर्टिकल पूछती है, रिवाइज शेड्यूल 6 इज एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2011। शैल वी रीड्राफ्ट द लास्ट ईयर 10-11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपैरेटिव्स? शेड्यूल 6 नहीं है आसान, इतना समझ लेना भाई साहब। एप्लीकेबिलिटी कब से है? 31 मार्च 2012 से। और मैं चिल्ला के कह रहा था, पिछली बार भी मैंने रिवाइज शेड्यूल 6 से शुरू किया था और इंस्टीट्यूट में बोलते रिवाइज शेड्यूल 6 एप्लीकेबल नहीं। लो जी, 10/11 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने ओल्ड शेड्यूल 6 से बनाए हुए हैं, जब इस साल 31 मार्च 2012 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो जो प्रीवियस ईयर का कॉलम होता है वो अब रिवाइज्ड शेड्यूल 6 से बनेगा। जिन भी लोगों के ऑफिसेस हैं उनमें वो देख रहे हैं कि उनके यहाँ पे एक प्रोसीजर तो शुरू हो ही चुकी है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रायल बैलेंस वापस मंगवाया गया और उस ट्रायल बैलेंस से क्या बनवाया जा रहा है? रिवाइज्ड शेड्यूल 6। यानी पिछले साल के फिगर्स को हमें रीड्राफ्ट करना होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकाउंटेंट का कहना है चूंकि रिवाइज शेड्यूल 6 31 मार्च 2011 से एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2011 से एप्लीकेबल हुआ है, इसलिए पहली बैलेंस शीट जो बनेगी वो 31 मार्च 2012 की बनेगी और 31 मार्च 2012 के फिगर्स तो मैं रिवाइज शेड्यूल 6 से ले लूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के फिगर में रिवाइज शेड्यूल 6 से नहीं लूंगा। बहुत गलत कर रहे हो।
आपको रिवाइज शेड्यूल 6 से कंपैरेटिव्स तो देना ही पड़ेंगे। यू हैव टू गो विद रिवाइज शेड्यूल 6, बहुत क्लियर। सेकेंड, would it be applicable to interim financial statement as per SEBI guidelines? Yes. ये तो पिछले साल से शुरू हो गया। क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जितने भी फिगर्स आ रहे हैं, दे शुड बी प्रेजेंटेड इन न्यू फॉर्मेट ऑफ रिवाइज्ड शेड्यूल 6। उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 आपको पढ़ाऊंगा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तब बताऊंगा कि शेड्यूल 6 का AS 25 पे पहला इंपैक्ट क्या गया था। विल टॉक अबाउट AS 25 एंड देन विल टॉक अबाउट दैट। बट वन ऑफ अवर क्लाइंट हैज 11-12 एज द फर्स्ट ईयर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। आपका अगर क्लाइंट है जिसका पहला ही ईयर क्या है 2012, तो उसको कंपैरेटिव्स तो देना ही नहीं। जब उसे कंपैरेटिव्स देना ही नहीं है तो यही ईयर से क्या चालू हो जाएगा शेड्यूल 6। आपका लेवल भी टफ है, यूआर एन सी फाइनल। ये कौन है सर? इधर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन एएस गाइडेंस नोट, सेबी गाइडलाइन, आरबीआई गाइडलाइन, अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, और उधर है रिवाइज्ड शेड्यूल 6। तो आप समझ लो कौन पावरफुल। सर हमने तो पढ़ा था कि शेड्यूल 6 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अब नहीं। रिवाइज शेड्यूल 6 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई है वो ये आई है कि इसकी अथॉरिटी कम कर दी गई। पहले उल्टा था, अब पूरा उल्टा हो गया है। रिवाइज मतलब यस रिवाइज। जब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आएगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज होकर इंड एएस आ जाएंगे, या इंड एएस के अलावा आरबीआई की गाइडलाइन में कोई चेंज आ गया, या सेबी की गाइडलाइन में कोई चेंज आ गया, या किसी इंस्टीट्यूट ने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रेजेंट करो, तो शेड्यूल 6 कहेगा कि वैसे प्रेजेंट करो। शेड्यूल 6 अपने आप अमेंड होगा। अब तक शेड्यूल 6 में अमेंडमेंट नहीं होते थे। अब तक शेड्यूल 6 बहुत कड़ी था। अब तक शेड्यूल 6 बोलता था कि प्रपोज्ड डिविडेंड को लायबिलिटी के रूप में दिखाओ। कड़ी बाजी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 तक को हमको अमेंड करना पड़ा था इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अलग जाकर। लेकिन अब शेड्यूल 6 बड़ा कमजोर है। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आके कह दिया कि आप प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऐसे होगा, तो उसी दिन से शेड्यूल 6 अमेंड हो जाएगा। And now the schedule 6 will get amended after every issuance of accounting standard if that accounting standard is suggesting a different treatment. Everyone, authority समझ में आई? Schedule 6 कमजोर है और बाकी सारे accounting standards and guidance for and all that, ये सब के सब क्या हो गए हैं? They all are superior rather than the so there is an inferior authority attached with now revised schedule 6. यानी जब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ कहेगा, जनरली एक्सेप्शनल केसेस छोड़ दो, जनरली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने कह दिया वो फाइनल होगा और शेड्यूल 6 उस हिसाब से क्या हो जाएगा अमेंडमेंट। लेट्स बिगिन। चेंजेस को मैंने 3 भागों में बांटा है। पहला कॉस्मेटिक चेंजेस। कॉस्मेटिक चेंजेस मतलब सिर्फ सुंदरता बढ़ाने के लिए जो चेंज किए गए हैं वो। मेजर चेंजेस जो आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे हमारे फंडामेंटल्स में, हिल जाएंगे हम अंदर तक। रियली कह रहा हूं मैं, आप यू विल बी शैटर्ड। आप हिल जाओगे कि क्या मतलब आज तक जो अकाउंटिंग पड़ी कहां गई, गई। एडिशनल डिस्क्लोजर्स जो शेड्यूल 6 कह रहा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दी कॉस्मेटिक चेंजेस। कॉस्मेटिक चेंजेस के बारे में बात करें, बहुत छोटे छोटे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। आप याद करें अपना पुराना शेड्यूल 6, उसमें लायबिलिटी को हम कहते थे सोर्सेस ऑफ फंड्स और एसेट्स को हम कहते थे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स, पहले लायबिलिटी को क्या कहा जाता था? सोर्सेस ऑफ फंड्स। और एसेट्स को क्या कहा जाता था? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ओके। कैश एंड बैंक बैलेंस हुआ करता था एक हेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था, पीएनएल को हम बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
सन्ड्री डेटर को हम सन्ड्री डेटर बोलते थे, सन्ड्री क्रेडिटर बोलते थे। ये टर्मिनोलॉजी हम बचपन से पढ़ते पढ़ते बड़े हुए। हमारी अकाउंटिंग शुरू ही यहीं से हुई। सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश एंड बैंक बैलेंस, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, चेंज, ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो चुकी है। अब अगर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, लोग हमको काम वाला बोलेंगे। नाउ द टर्मिनोलॉजी इज कंप्लीटली चेंज एंड द टर्मिनोलॉजी इज नाउ सोर्सेस ऑफ फंड को हम कहेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और एप्लीकेशन ऑफ फंड को हम कहेंगे एसेट्स। नाउ द बैलेंस शीट विल हैव टू साइड्स, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। नाउ द बैलेंस शीट विल नॉट हैव टू साइड्स। नहीं, साइड अभी भी तो ही है बैलेंस शीट में, खाली उनका क्या चेंज हुआ है ना। ऐसा नहीं कि नया रिवाइज शेड्यूल से तो 3 साइड होगी बैलेंस शीट। नो, इट इज नॉट 3D, इट्स 2D, 2 डायमेंशनल। सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड उसका नाम क्या हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटी। एप्लीकेशन ऑफ फंड का नाम क्या हो गया, एसेट्स। कैश एंड बैंक बैलेंस को आजकल क्या कहा जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस को आजकल कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा नहीं बोलते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उसका नाम क्या हो गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सन्ड्री डेटर्स का नाम आजकल हो गया है ट्रेड रिसीवेबल्स, और सन्ड्री क्रेडिटर का नाम आजकल हो गया है ट्रेड पेबल्स। ये नाम बदल गए हैं। अब हमको ये टर्मिनोलॉजी भूलनी है और ये नई टर्मिनोलॉजी पकड़नी है। अब हम बोलेंगे द स्टेटमेंट ऑफ P&L। जिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हमको ये कहना होगा कि नाउ दिस शुड बी डेबिटेड टू P&L, हम ये नहीं कह सकते कि नाउ दिस शुड बी डेबिटेड टू P&L। हम बोलेंगे दिस शुड बी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। विल नॉट से दिस विल बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट टर्मिनोलॉजी गॉन। आप जब भी आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, मुझे भी तकलीफ आएगी अभी, तो मैं भी कई बार बोल दूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ P&L इज देयर, ट्रेड रिसीवेबल इज देयर, ट्रेड पेबल इज देयर। ये कॉस्मेटिक चेंजेस। लेट्स गो टू मेजर चेंजेस। आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन सुनने जा रहे होगा और आपके मुंह से यही निकलेगा कि कैसा कलयुग आ गया। यही देखना बाकी रह गया था। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज रीडिफाइन हो गई है सर, रीडिफाइन। व्हाट इज अ करंट एसेट नाउ? करंट एसेट इज एन एसेट which is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle। हे भगवान, ये क्या है? Expected to be realized in or is intended for sale or consumption in company's normal operating cycle। एक ऐसी एसेट जो रियलाइज हो जाएगी या जिसे बेचने के लिए रखा गया है और बिक जाएगी, या जिसे कंज्यूम करने के लिए रखा गया है और कंज्यूम हो जाएगी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। तो पहले ऑपरेटिंग साइकिल तो पढ़े, बिना ऑपरेटिंग साइकिल पढ़े तो ये समझ ही नहीं आता डेफिनेशन, क्योंकि चालू ही कहां से हुई है, ऑपरेटिंग साइकिल से। तो आओ जरा पहले ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ते हैं तो ये डेफिनेशन समझ में आएगी। आओ ऑपरेटिंग साइकिल देखो। लेट्स हैव ऑपरेटिंग साइकिल। शेड्यूल 6 ने ऑपरेटिंग साइकिल को डिफाइन किया। व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? सो एन ऑपरेटिंग साइकिल इज अ टाइम between the acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent। मुझे भी 2 बार इसको पढ़ना पड़ा और एक बार तो मुझे भी गलत इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बाद मैंने अभी उस इंटरप्रिटेशन को सुधारा। मेरे तो बहुत नई चीज है। What it says as an operating cycle is a time between the acquisition of asset for processing and their realization in cash or cash equivalent, and where normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to have duration of 12 months।
अगर ऑपरेटिंग साइकिल निकलना संभव ना हो तो हम क्या मानेंगे 12 महीने, लेकिन अभी निकाल के